भू संतुलन यानी आइस्टोस्टेसी। भू संतुलन दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे आइसो और स्टेसी। आइसोस्टेसी एक लैटिन शब्द है जिसमें आइसो का अर्थ होता है सम और स्टेसी का मतलब होता है स्थिति यानी सम स्थिति। अब सम स्थिति की हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं पृथ्वी के संदर्भ में कि पृथ्वी जब परिभ्रमण गति करती है तो इसके ऊपर स्थित पर्वत, पठार, मैदान, गहराई स्थित क्षेत्र अपना भौतिक एवं यांत्रिक स्थिरता की दशा में संतुलन बनाए रखते हैं। तो ये संतुलन किस कारण से बनाए रखा है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो इस भू संतुलन की जानकारी लेने से पहले हमें इसके इतिहास की दृष्टि पर एक नज़र डालनी चाहिए और हम इस इतिहास की जानकारी को पता करते हैं। 1854 से 1861 के मध्य जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में भारत में सिंधु गंगा मैदान का प्रादेशिक निर्धारण किया जा रहा था और ये अक्षांशीय आधार पर था। तो हिमालय के निकट एक जगह कल्याण नामक स्थान तथा प्रायद्वीपीय भारत में स्थित कल्याणपुर जो महाराष्ट्र में है, इनके मध्य जो अक्षांशीय माप था जो दो अलग अलग विधियों से लिया गया था। तो उन दोनों विधियों में अंतर देखा तो दोनों मापों में 5.236 यानी लगभग 5 सेकंड का अंतर पाया गया। तो फिर उनको कन्फ्यूजन हुआ कि यार इतना अंतर कैसे आ रहा है, आना तो एकदम नॉर्मल चाहिए। एक तो त्रिभुज विधि थी, एक चुंबकीय विधि थी। तो वो एवरेस्ट महोदय एरी के पास गए तो एरी को ये बात बताई तो एरी ने बताया कि ये अंतर स्थानों की हिमालय की निकटता के कारण है, क्योंकि हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति से जो चुंबकीय पेंडुलम है वो अपनी ओर मतलब आकर्षण के कारण उसका खिसकाव हो रहा है। ये बात तो एरी ने बताई, लेकिन उन्होंने यही बात जब प्राट के सामने रखी तो प्राट ने वो देख कर गणना की और बताया कि ये अंतर 15.885 आना चाहिए था, लेकिन ये तो 5.236 आया है। अतः हिमालय कम आकर्षण शक्ति लगा रहा है। इसका मतलब है कि हिमालय का गुरुत्व कम है, यानी जितनी हिमालय को आकर्षण शक्ति लगानी चाहिए उतनी नहीं लगा रहा, उससे कम लगा रहा है। फिर इसके बारे में जानकारी निकाली गई और एरी और प्राट ने अलग अलग सिद्धांत दिए, बाकी भी भूगोलवेताओं ने सिद्धांत दिए, लेकिन इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो हम इनकी चर्चा करते हैं, भूस्थिति सिद्धांत एरी और प्राट की। एरी का भू संतुलन सिद्धांत। एरी का मत था तेराव के नियम पर आधारित था। तेराव के नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि जो वस्तु यदि किसी सतह पर तैरती है तो उसका मतलब है उसका 1/3 भाग तो सतह के बाहर है तथा 2/3 भाग सतह के अंदर है। मतलब उनका कहने का मतलब था जो जितना ऊंचा होगा उसकी जड़ें उतनी ही गहराई में होगी। एवं पृथ्वी क्रस्ट अधिक घनत्व वाले अधः स्तर यानी सब्ट्रैक्शन में तैर रही है, यानी सियाल सीमा के ऊपर तैर रही है। देखो एरी का मत जो डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है और इसमें जो सियाल सीमा और मेंटल है, इसमें एरी के अनुसार जो सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रही है। एरी ने अपने सिद्धांत को प्रूव करने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। उन्होंने एक पात्र में पारा या जल डाला और लकड़ी के टुकड़ों को उसके अंदर डुबाया। तो उसमें उन्होंने दिखाया कि जो टुकड़ा जितना लंबा है उसकी गहराई उतनी ही ज़्यादा है, जिस टुकड़े का घनत्व कम है उस टुकड़े की गहराई कम है। इस प्रकार उन्होंने अपने सिद्धांत को मतलब साबित करके दिखा दिया। अतएरी ने बताया कि जो भाग जितना ऊपर उठा हुआ है उसका गहराई में प्रविष्टन उतना ही अधिक है। देखो डायग्राम के अंदर जैसे प्लेटें वो है दिखा रखी है, जिसमें ऊपर वाला भाग ऊपर उठ रहा है उसकी गहराई उतनी ही ज़्यादा है। जो भाग कम गहरा है उसकी ऊंचाई कम है, जो भाग अधिक गहरा है उसकी ऊंचाई भी ज़्यादा है। यद्यपि वर्तमान समय में एरी के मत को सर्वाधिक समर्थन प्राप्त है, तथापि इसमें कुछ दोष अवश्य हैं। यदि एरी के मत को मान्यता प्रदान की जाती है तो प्रत्येक ऊपर स्थित भाग जिसकी ऊंचाई के अनुसार उसकी जड़ें भी उतनी गहरी होनी चाहिए, यानी कि जिस प्रकार हिमालय की ऊंचाई लगभग 79,600
32 मीटर गहरी जड़ें होनी चाहिए, मतलब उसकी 3 गुनी होनी चाहिए। 1/3 भाग ऊपर है तो 2/3 अंदर होगा, यानी कि लगभग 1/9 भाग ऊपर है तो अंदर 9/10 भाग ऊपर रहेगा। तो इस प्रकार यदि हम देखें कि पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो तापमान प्रति 32 मीटर 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हिमालय की इतनी लंबी जड़ें हो नहीं सकती, यदि होती है तो वो पिघल जाएगी। अतः ये एक भ्रामक स्थिति हमें प्रतीत होती है और ये एरी के मत की एक प्रमुख आलोचना भी रही है। भूसंतुलन सिद्धांत में हम प्राट के मत को देखते हैं तो प्राट ने इसके संबंध में बताया कि जो स्थल भाग जितना ऊंचा होता है उसका घनत्व में उतने ही कम होता है, किंतु सभी स्थल रूप एक निश्चित गहराई में होते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब है सबसे कम घनत्व पहाड़ों का होगा, फिर पठारों का होगा, फिर मैदानों का होगा, फिर महासागरों का होगा। मतलब घनत्व बढ़ता जाएगा, जो जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व कम होगा, जो जितना नीचा होगा उससे घनत्व कम है, जिससे से दोनों में बैलेंस बना रहता है। और उन्होंने ये भी बताया कि ऊपर से तो चाहे कोई भी स्थल रूप ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो अंदर है गहराई में उनका एक निश्चित मतलब स्तर तक ही उनकी गहराई होती है। और ब्राड ने हिमालय की चट्टानों तथा समीपवर्ती मैदान की चट्टानों के अध्ययन के आधार पर बताया कि पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का मैदानों से कम तथा मैदानों का घनत्व समुद्री तली से कम होता है, यानी ऊंचाई एवं घनत्व का उल्टा अनुपात होता है। इस तरह धरातल के ऊपर की स्थलाकृतियों का घनत्व अलग अलग होता है। और प्राट ने ये भी मतलब अप्रूव करके दिखाया था कि मतलब जो जितना ऊंचा होगा उसकी ऊंचाई का घनत्व तो अधिक अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका गहराई का जो तल है वो समान होगा, यानी कि नीचे का घनत्व समान होगा और उनमें इसी कारण संतुलन स्थापित होगा। इस तरह प्राट ने इस मत का प्रतिपादन किया कि ऊंचाई तथा घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। ऊंचा स्तंभ कम घनत्व का तथा नीचा स्तंभ अधिक घनत्व का। इस प्रकार प्राट का विश्वास तेराव के नियम में न होकर क्षतिपूर्ति तल नियम में था। मतलब उनका विश्वास तेराव के नियम में नहीं था, उनका तो क्षतिपूर्ति तल लॉ ऑफ कंपनसेशन में था। और प्राट के अनुसार पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच इसलिए रुके हैं क्योंकि उनमें घनत्व में तो अंतर है, लेकिन उनका भार संतुलन रेखा के बराबर होता है। इस प्रकार प्राट ने इसकी भू संतुलन की संकल्पना को स्पष्ट किया।